हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शूटिंग रेंज का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कितने करोड़ की लागत से पार्क विकसित किए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लक्ष्मी भंडार परियोजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कहा कि अब देश के प्रत्येक दंपत्ति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2021 से अपना नाम वापस ले लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1 जून। अगला क्वेश्चन है, 14 जून 2021 को किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो का विमोचन किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नीना गुप्ता। और दोस्तों, ये था कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश के नए कृषि निदेशक कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, विवेक कुमार सिंह। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में योग की पाठशाला खोले जाने का प्रस्ताव भेजा गया? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में योग के जरिए अपनी इम्यून बढ़ाने के कई मामले सामने आए हैं। इसी को देखते हुए यूपी संस्कृत संस्थान में हर जिले में योग की पाठशाला खोल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसकी वर्चुअली शुरुआत होगी। संक्रमण के चलते वर्चुअल योग पाठशाला चलेगी और पाठशाला में भाग लेने वालों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में योग की पाठशाला खोले जाने को लेकर के सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है। और ये प्रस्ताव किसने भेजा है तो ध्यान रखना है, यूपी संस्कृत संस्थानम ने ये प्रस्ताव भेजा है। और यूपी में जो हर जिले में योग की पाठशाला है तो ये कब से शुरुआत इसकी होगी तो ध्यान रखना है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन इसकी शुरुआत की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपी के किस शहर में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ? ऑप्शन नंबर ए है आगरा, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है प्रयागराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। SPGI आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ परिसर में उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण का प्रस्ताव पास हुआ है। 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर
चार्टरा बेंटिंक का जन्मदिन है? दोस्तों ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को चार्टरा बेंटिंक का जन्मदिन है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर सन 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। इतिहास की इस महान खोज को अक्षुण्ण रखने के लिए इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन द्वारा 14 नवंबर को पिछले 2 दशकों से विश्व डायबिटीज़ दिवस हर साल मनाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में एसपीजीआई आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में एक उन्नत मधुमेह केंद्र भवन के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पास हुआ है। और आपको ध्यान रखना है कि 14 नवंबर को हर साल विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कब, 14 नवंबर को। और ये जो विश्व मधुमेह दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 14 नवंबर चार्टरा बेंटिंक का जन्मदिन है और उन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में बेंट के साथ मिलकर के 1921 में इंसुलिन की खोज की थी। तो इसी वजह से ये जो है 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल खेल उत्पादों के निर्यात में मेरठ की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी रही? ऑप्शन नंबर ए है 25%, बी है 35%, सी है 40% और डी है 45%। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 45%। भारत का खेल उत्पाद निर्यात में 2020-21 का टर्नओवर करीब 1300 करोड़ रुपए है। यह पिछले साल के मुकाबले 5% ज़्यादा है। पूरे भारत में जितना भी खेल उत्पाद निर्यात होता है उसमें मेरठ की हिस्सेदारी लगभग 45% है। मेरठ के निर्यात उद्योग का टर्नओवर इस साल करीब 550 करोड़ रहा। यह आंकड़े स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से जारी होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि खेल जो उत्पाद होते हैं उसमें अगर देखा जाए निर्यात के मामले में, तो जो मेरठ है वो पूरे भारत में जितने भी खेल उत्पाद निर्यात होते हैं उसमें मेरठ की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 45% रही है, यानी 45% जो हिस्सेदारी है वो मेरठ से ही है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और 2020-21 का अगर टर्नओवर देखा जाए तो वो कितना रहा है, करीब 1300 करोड़ जो है ये टर्नओवर रहा है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो रिपोर्ट है, ये जो आंकड़े हैं, ये जारी कौन करता है, तो ये आंकड़े स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है दीपक गुप्ता, बी है अरुण कुमार मिश्रा, सी है रंजन गोगोई और डी है शरद अरविंद बोबड़े। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एच.एल. दत्तू थे। वे पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से एनएचआरसी में अध्यक्ष का पद खाली था। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। साल 2014 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो अरुण मिश्रा हैं वो 2 सितंबर 2020 को रिटायर हुए थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसी नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो अरुण कुमार मिश्रा हैं इनसे संबंधित भी आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जज इन्हें कब बनाया गया था, तो ध्यान रखना है 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। और दोस्तों यहाँ पर जो एक वर्ड है एनएचआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है 12 अक्टूबर, कब हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये जो है नए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में वर्ल्ड ऑफ डांस शो के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है पुनीत पाठक, बी है सुरेश मुकुंद, सी है धर्मेश येलांदे और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश मुकुंद। एमी अवार्ड से नामांकित कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने शो वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड्स 2020 का खिताब जीता है। यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले सुरेश की टीम ने NBC का वर्ल्ड ऑफ डांस सीजन 3 जीता था। सुरेश टीवी शो डांस प्लस 5 की कप्तानों में से एक थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड है वो किसने जीता है? तो ये जीता है सुरेश मुकुंद ने, और इस अवार्ड को जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पैरा शटलर कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है गायत्री गोपीचंद और PC तुलसी, बी है पलक कोहली और गायत्री गोपीचंद, सी है पलक कोहली और पारुल परमार और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पलक कोहली और पारुल परमार। 21 मई 2021 को पलक कोहली और पारुल परमार की महिला जोड़ी टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय पैरा शटलर बनी। दोनों ने पैरा बैडमिंटन में SL3 SL5 महिला युगल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। 18 वर्षीय पलक टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 21 मई को जो पलक कोहली है और पारुल परमार जो महिला जोड़ी है उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करके पहली भारतीय पैरा शटलर ये बन गई हैं। और यहाँ पर जो ये पलक कोहली हैं इनका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पलक कोहली जो है ये पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और इनकी उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष की ये हैं। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं पलक कोहली जो कि सबसे कम उम्र की ये खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने अपना पदभार संभाल लिया है? ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, बी है लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार नायर, सी है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप अग्रवाल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ने देश से सबसे पुराने अर्धसैन्य बल असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। असम राइफल्स बल पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। यह बल सुरक्षा मुहैया कराने, जन कल्याण के कार्य करने और विकास कार्यों में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाता है। लेफ्टिनेंट जनरल नायर इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर ये अर्धसैन्य बल असम राइफल्स के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त है किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में पाई जाने वाली विशाल कछुए की पुष्टि लगभग 115 वर्ष पहले विलुप्त मानी जाने वाली प्रजाति के रूप में की गई है? ऑप्शन नंबर ए है गैलापागोस द्वीप समूह, बी है हैरिसन द्वीप समूह, सी है लियो आइलैंड्स और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाने वाली एक विशालकाय कछुए की लगभग 115 वर्ष पहले विलुप्त होने वाली प्रजाति के रूप में पुष्टि की गई है। फर्नांडिना द्वीप में 2019 के अभियान के दौरान एकल मादा की खोज की गई थी। संबंध को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने चेलोनोइडिस फैंटास्टिकस प्रजाति के नर अवशेषों की तुलना करने के लिए मादा से नमूने लिए। इस प्रजाति को पिछली बार 1906 में देखा गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि 115 वर्ष से
जो एक प्रजाति है कछुए की वो विलुप्त मानी जा रही थी, लेकिन अभी जो है उस प्रजाति के कछुए की पुष्टि की गई है। अब ये पुष्टि कहाँ पर की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है गैलापागोस द्वीप समूह में, ठीक है। और ये जो कछुआ है उसकी प्रजाति कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चैलेनोइडिस फैंटास्टिकस ये प्रजाति है कछुए की जो कि पाई गई है। और इसे पिछली बार कब देखा गया था, तो ध्यान रखना है 1906 में इसे पिछली बार देखा गया था। अगला क्वेश्चन है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है उदित सिंघल, बी है आदित्य गुप्ता, सी है अतुल गोयल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आदित्य गुप्ता। दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक नई पुस्तक लिखी है। उन्होंने कोशिश राहत के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कोविड होगा, उन्होंने कोविड राहत के लिए अपनी आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपए जुटाने का निर्णय लिया है। यह पहल चाइल्ड राइट्स एंड CRY के सहयोग से है। इस पहल का उद्देश्य कुल 3272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के जो पर्वतारोही हैं आदित्य गुप्ता, उनकी एक पुस्तक है, कौन सी है, 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नामक एक पुस्तक है, वो उन्होंने लिखी है। और उन्होंने ये जो है कोशिश की है कि इस पुस्तक के जरिए वो 1 करोड़ रुपए जुटाएंगे और इसे कोविड राहत के लिए वो प्रदान करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मई 2021 में किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, बी है उड़ीसा, सी है हरियाणा और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा की शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने 28 मई 2021 को घोषणा की कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए 8.6 लाख टैबलेट मुफ्त में वितरित करेगी। यहाँ पर दोस्तों लाख होगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर और शिक्षा के इस माध्यम में पिछड़ने वाले कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 8.6 लाख टैबलेट जो है मुफ्त में ये कौन सी सरकार वितरित कर रही है, तो हरियाणा सरकार जो है कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों को मुफ्त में टैबलेट प्रदान कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हरियाणा की बात है तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है लोकसभा सीटों की संख्या है 10 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 3 जून से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो ये है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला वेलोड्रोम साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है आगरा और डी है नोएडा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों आप लोग आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।